हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 चल रहा है, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं कराऊंगा। इसके पहले भी मैंने जो आपको वीडियोज लेक्चर दिया था उसमें मैंने 5 क्वेश्चन कराया था। 5 क्वेश्चन दिया, आप तैयार कर लेंगे तो आप बादशाह हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहा जाता है? क्यों? अच्छा, एक चीज ये भी है कि किसी भी चीज की तारीफ कब करोगे? जब उसके अंदर क्वालिटी होगा, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होगी। जैसे आप विद्यालय में मतलब डेली स्कूल जाते हैं कुल मिला करके, और कोई टीचर आपका तारीफ कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप डेली पढ़ाई करने जाते हैं, उनके अनुसार आप डेली होमवर्क करते हैं। यदि उन्होंने कहा कि नोट्स आप तैयार करते हैं तो हाँ भाई, आप डेली नोट्स तैयार करते हैं। ठीक है, किसी भी कार्यक्रम में आप अग्रणी रहते हैं। यदि मान लीजिए गायन, वाद विवाद प्रतियोगिता या खेल कूद में आगे रहते हैं तो आपकी तारीफ की जाएगी। ठीक है, आप एक प्रकार से हम कहेंगे कि क्लास में श्रेष्ठ हैं तो आपकी तारीफ करेंगे, कोई भी टीचर आएंगे तारीफ करेंगे। उसी प्रकार से डी ब्लॉक के तत्वों में जो टाइटेनियम है ना, इसका उपयोग हम ज्यादा मात्रा में करते हैं। जैसे सबसे खतरनाक चीज तोप, बंदूक, टैंक, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है रक्षात्मक कवच बनाने में। तो भाई जिसकी क्वालिटी होगी, जिसका उच्च गुण होगा, जो ज्यादा काम में आएगा, उसका तारीफ करेंगे। जैसे आपके ही साथ 5 दोस्त हैं और एक ऐसा दोस्त है जो हर वक्त आपका साथ देता है, दुख में भी, सुख में भी, फाइनेंशियल भी, स्टडी में भी, हर प्रकार से आपका वो साथ देता है। तो आप उसका कहीं भी बैठोगे तो एक बार जरूर नाम लोगे यार कि हाँ मेरा वो दोस्त है। ऐसा दोस्त सबको मिले, ऐसे ही लोग कहते हैं ना। या कि मान लीजिए अपने घर में ही आप देखो कि 4 भाइयों में से जो सबसे ज्यादा कमाता है, सबसे ज्यादा पढ़ता लिखता है, कुछ समाज के बीच में अच्छा कार्य करता है, तो उसके माँ बाप भी खुश रहते हैं उससे, क्योंकि वैसे भी अच्छाई की अच्छाई का साथ सब देते हैं, अच्छाई के पीछे सब भागते हैं। उसी प्रकार से टाइटेनियम में भी कुछ ऐसा गुण है जिसके कारण उसको आश्चर्यजनक धातु कहा जाता है। नहीं बोले अनबिलीवेबल, भाई विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसा कार्य उन्होंने कर दिया। ठीक है, एक आश्चर्यचकित कार्य उन्होंने संपन्न कर दिया। तो वास्तविक रूप से रक्षात्मक जैकेट जो बना दे, बंदूक का निर्माण कर सके, तोप बन जाता है, टैंक बनता है, ये संचारण को रोकता है। ठीक है, ऊष्मा विद्युत का सुचालक भी है। इसलिए बच्चों इसको हम आश्चर्यजनक धातु कहते हैं। और इसमें कुछ है नहीं, अलग से लॉजिक कुछ नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इस कारण से आश्चर्यजनक धातु कहा जाता है। क्योंकि यह कठोर भी होता है, उच्च गलनांक वाला धातु, आसानी से नहीं गलता कि नॉर्मल टेम्परेचर दे दो गल जाए। ये ऊष्मा विद्युत का सुचालक है, दोनों का सुचालक है, ऊष्मा भी बहता है और विद्युत भी बहता है। संचारण प्रतिरोधी, संचारण को रोकने का काम करता है। इसका उपयोग टैंक, तोप, बंदूक व रक्षात्मक कवच बनाने में किया जाता है। इसलिए टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है। TiO2 श्वेत है जबकि TiCl3 बैंगनी है। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, तभी समझ में आएगा, नहीं तो वैसे ही चला जाएगा। सबसे पहली बात, कोई पदार्थ श्वेत है और कोई पदार्थ रंगीन है, कब होता है? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में यदि डी संक्रमण हो रहा है। अब ये डी संक्रमण क्या है सर? डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन ही अन्य कक्षक में जाकर के प्रवेश करते हैं, तो वहां पे डी संक्रमण होता है। आपके घर में 4 कमरे हैं और आप एक कमरे में सो रहे हो, बोले हमको इसमें मजा नहीं आ रहा, अब हमको दूसरे कमरे में जाना है, तो आपका एक प्रकार से संक्रमण हो रहा है। तो आप यदि स्थानांतरित हो रहे हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में, फिर आपका वो संक्रमण कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? संक्रमण। वहां पर संक्रमण हो रहा है। ऐसे डी में 5 कक्षक होते हैं, सबको पता है डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में मूव करता है, और जब मूव करता है इसका यह हुआ बच्चों कि डी संक्रमण हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक से दूसरे कक्षक में जा रहा है, वहां पर कहलाता है डी संक्रमण। अब ये डी संक्रमण होता कब है? जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जिसमें मान के चलता हूं कि डी में 5 कक्षक हैं, ये मैंने 5 कक्षक बना ली। ठीक है, यदि इसमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे, तो फिर इसमें डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा, डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा। लेकिन बच्चों अभी मैं बात कर लूं कि इसमें कोई भी यदि अयुग्मित कक्षक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें पाया गया, 5 ही बनाना है ना, 5 ज्यादा बन गया, इसको आप हटा दो, 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 2 अयुग्मित है, इसमें पूर्ण रूप से नहीं भरे हैं। तो इसमें यह भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, या इसका इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, या इसका इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, या इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहां एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा सकते हैं।
और यही प्रक्रिया कहलाता है डी संक्रमण। अब जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी लेता है, ऊर्जा लेता है, तो ऊर्जा में से कुछ कलर को अवशोषित कर लेता है और जिस कलर को नहीं अवशोषित करता वही चीज हमें दिखाई देता है। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? अब TiO2 और TiCl3, TiO2 में Ti4 पॉजिटिव अवस्था में होता है, 4 पॉजिटिव, क्योंकि भाई साहब ऑक्सीजन का होता है -2, कितना होता है -2। तो जब भाई 2 ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब यहां पर -2 और -2 कितना हो गया, -4, अर्थात यदि -4 यहां है तो टाइटेनियम +4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन दिया होगा ऑक्सीजन को तो +4 दर्शाया। वहीं पे TiCl3 क्लोरीन का 1 होता है -1, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव बनाएगा। दोनों में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इसका यदि हम बात करेंगे बच्चों तो डी में देखिए TiO2 में टाइटेनियम T4 अवस्था में है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d0 है। डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा। बिल्कुल रट्टाफिकेशन तो रहेगा ही नहीं। यदि आप लास्ट तक देखोगे तो कोई चीज रटने वाला सिस्टम नहीं रहता हमारे साथ। डी इलेक्ट्रॉन के अभाव के कारण, मतलब डी में इलेक्ट्रॉन ही जब नहीं है तो डी संक्रमण नहीं हो पा रहा है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है या कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हो, किसी में जब इलेक्ट्रॉन ही ना हो या तो पूर्ण रूप से भरे हो, तब भाई उसमें डी संक्रमण नहीं होता है। दो कंडीशन ही है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है या कि डी कक्षक में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा। लेकिन जैसे हम TiO2 श्वेत है, जैसे ही हम TiCl3 में बात करते हैं तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव अवस्था में हो जाता है जिसका विन्यास आपका 3d1 हो जाता है। अतः अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के उपस्थित के कारण TiCl3 आपका बैंगनी रंग का होता है। अब देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा तभी समझ में आएगा, ऐसा नहीं आ जाता भाई। सबसे पहली बात तो आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए कि टाइटेनियम O2 है तो इसमें टाइटेनियम 4 पॉजिटिव कैसे बना, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है -2 है ना, और 2 ऑक्सीजन है तो -4, इसलिए ये इससे 4 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए टाइटेनियम 4 पॉजिटिव बनता है। ठीक बच्चों, TiCl3 में क्लोरीन का होता है 1 नेगेटिव, 3 क्लोरीन है, 3 इलेक्ट्रॉन यदि टाइटेनियम देगा तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव बना। कोई बात तो नहीं यहां पर तक? ठीक है, किसी प्रकार से परेशानी तो नहीं है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता हूं। सबसे पहले आप टाइटेनियम का होता है परमाणु, स्कैंडियम टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22 होता है बच्चों आपका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, फिर 3d, लेकिन 4s2 में 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 2 22 हो गया। अब जब 4 पॉजिटिव आएगा बच्चों, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे बाहर चले जाएंगे, मतलब यहां पे 3d में 0 और 4s में 0। अब बताओ क्या d में कोई इलेक्ट्रॉन है? जब d पूर्ण रूप से खाली है, जब d पूर्ण रूप से खाली है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो संक्रमण पाए जाने की संभावना ही नहीं है। तो जब संक्रमण नहीं, डी संक्रमण नहीं पाया जाता, इसलिए श्वेत रंग का होता है। किस रंग का होता है बच्चों? श्वेत रंग का होता है, इसमें कोई कलर नहीं। लेकिन वहीं पे जब हम टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं, और 4s में 0। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, पूरे डब्बे खाली है, बढ़िया घूमने की कोशिश करेगा, इधर से उधर घूमेगा, और जब घूमेगा तो ये ऊर्जा से ऊर्जा लेगा, तभी भाई निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है। इलेक्ट्रॉन कब जाता है निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा? जब कहीं से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है, तो ऊर्जा ग्रहण कर लिया तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है। तो ऊर्जा ग्रहण करते समय कुछ कलर को अवशोषित कर लेता है, और जिसको अवशोषित नहीं करता वही हमें दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर टाइटेनियम बैंगनी रंग है, बाकी कलर को अवशोषित कर लिया, बैंगनी रंग दिखाई दे दिया। ठीक है, चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन की, संक्रमण धातुओं में प्रथम पंक्ति में क्रोमियम तक अनुचुंबकत्व बढ़ता है और फिर घटने लगता है, क्यों? देखो अनुचुंबकत्व का मतलब ये होता है कि यदि किसी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाए। यह किस कारण होता है? कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। डी ब्लॉक के जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं बच्चों, उसमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। यदि उसमें डी इलेक्ट्रॉन, मतलब डी में जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप से भरे होते हैं, उसी कारण वो चालकता निर्भर करता है, विद्युत आयनिक त्रिज्या निर्भर करता है। आपके गलनांक क्वथनांक की बात करें, चाहे आनन ऊर्जा की बात करें, चाहे आप किसी भी चीज की बात करो फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है।
अनुचुंबकत्व का गुण क्या कहलाता है बच्चों? यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो यदि वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो रहा हो, वो उसमें अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अब ये आकर्षित होने के पीछे का रीजन क्या होता है? यदि अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन्स है, अर्थात डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स है, अयुग्मित है, तो वो पूर्ण होने के लिए किसी के सामने झुक सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ चीजें जरूरत है तो आप अपने से बड़े व्यक्ति के सामने झुकने के लिए तैयार हो जाते हो, हाँ भैया मेरा काम हो जाए, ये चीज हो जाए। ऐसे ही भाई साहब डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण ये किसी से हाथ फैला सकते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए। इसलिए इनमें चुंबकत्व का गुण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, इलेक्ट्रॉन के कंपन से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें हल्का फुल्का भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया तो किसी चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। तो संक्रमण धातुओं की बात करते हैं बच्चों, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब चीज आप लोगों ने पढ़ाई होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा दूं थोड़ा सा। जैसे मैं बात करता हूँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर आपका क्रोमियम हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, आयरन, कोबाल्ट। तो जैसे जैसे जाते हैं बच्चों, इसमें 3D आपका 1 4s2 होता है, फिर इसमें आपका 3D2 4s2, फिर इसमें आपका 3D3 4s2, फिर आप इसमें आपका 3D सीधे 5 हो जाता है 4s2, इसमें भी 3D5 हो जाता है 4s आपका 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, धीरे धीरे ये क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं, अयुग्मित होते हैं। इसलिए जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो अनुचुंबकत्व का गुण बढ़ेगा, समझ रहे हैं? और फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर से आपके जैसे मान लीजिए क्रोमियम तक 3D5 था, मैग्नीज का भी 3D5 होगा, फिर 3D6 होगा, 3D7 होगा, 3D8 होगा, फिर इसमें डी में युग्मित इलेक्ट्रॉन होने लग जाएंगे। तो अयुग्मित की संख्या पहले बढ़ती है, फिर अयुग्मित की संख्या पहले बढ़ती है फिर घटती है, और इसी के कारण इसमें अनुचुंबकत्व का गुण सीधे घटने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करता हूं स्कैंडियम में बच्चों, जैसे स्कैंडियम में हम करते हैं तो डी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? इस डी में आपका 1। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में जाते हैं तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर आपका वेनेडियम में जाते हैं तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाता है। फिर आप इसके बाद बच्चों क्रोमियम में जाते हो सीधे 5 हो जाता है। फिर मैग्नीज में भी आपका 5 ही रहता है। फिर ऐसे आप क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन के पास जाते हो तो फिर ये आपका फिर घट गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर आगे बढ़ोगे फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाती है। मेन कारण यही होता है। अब आप ही बताओ, आपको मान लीजिए एक चीज मान लो आपके पास है और उसे आप किसी एक चीज से काम ले ही नहीं सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कुकर हो और चावल ना हो तो क्या बना पाओगे? या कि चावल हो और कुकर ना हो तो फिर आप क्या, बर्तन नहीं है आपके पास, बहुत सारी चीज़ें खाद्यान्न मटेरियल है तो भोजन थोड़ी ना बना पाओगे। तो दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ये बिना संयुग्मित हुए फुलफिल तो हो ही नहीं सकता, युग्मित कहलाएगा नहीं। तो ये किसी से आकर्षित होता है, तरंगे गति करते हैं, कंपन करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये किसी अन्य चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है। तो संक्रमण धातुओं की प्रथम पंक्ति में क्रोमियम 3D पॉजिटिव तक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, फिर युग्मन प्रारंभ हो जाता है। मैंने पहले कहा ना कि पहले एक अयुग्मित होता जाता है, युग्मित होता जाता है, फिर से युग्मित हो जाता है, जिसके कारण से भाई मैंने आपको बताया कि युग्मन होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई पूर्ण रूप से भर जाएंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी और अनुचुंबकत्व का मान क्या है? सीधा बंडा घटने लगता है। यानी इसी कारण से पहले अनुचुंबकत्व बढ़ती है और फिर घटने लगती है। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संक्रमण धातुओं के परमाणुीकरण की एंथैल्पी उच्च होती है, क्यों? ठीक है, देखो संक्रमण धातुओं में उच्च प्रभावी न्यूक्लियर आवेश होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इसलिए बहुत मजबूत धात्विक बंध बनाते हैं। परिणाम स्वरूप संक्रमण धातुओं के परमाणुीकरण एंथैल्पी उच्च होती है। अब सबको पता है कि एंथैल्पी है क्या? एक प्रकार से ऊर्जा है। परमाणुीकरण एंथैल्पी क्या है भाई? जैसे मैंने आपको बताया था आयनन एंथैल्पी, किसी से भी हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, किसी से भी हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें उसे ऊर्जा देनी होती है, उसे हम बोलते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। यहाँ पर परमाणुीकरण एंथैल्पी, परमाणुओं को तोड़ना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, नाभिकीय आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है और ये मजबूती के साथ बंध बनाते हैं। ठीक है, इसी कारण से इनका एंथैल्पी थोड़ा सा उच्च होता है, क्योंकि इनके बीच बच्चों प्रबल बंध होता है। जो डी और डी ब्लॉक के बीच जो बंध बनता है, डी संक्रमण होता है। जैसे 2 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपस में धातु हैं,
इसलिए इनमें धात्विक बंध बनेगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेंगे, नाभिकीय आवेश प्रबल होता है इसलिए प्रबल बंध होता है, इस कारण से इसका एक प्रकार से एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, उच्च होती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप देखिएगा D4 श्रेणी में क्रोमियम 2 पॉजिटिव प्रबल अपचायक है जबकि मैग्नीज प्रबल आक्सीकारक है, क्यों? अब सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि यदि ये अपचायक है मतलब दूसरे को अपचयित करता है, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है। दूसरे को अपचयित करने का मतलब ये होता है दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना, और खुद आक्सीकृत होता है मतलब खुद इलेक्ट्रॉन त्याग देना। दूसरे को बोलता है तुम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो और स्वयं इलेक्ट्रॉन त्यागता है। आक्सीकारक है, आक्सीकारक मतलब दूसरे को आक्सीकृत कर दे, दूसरे को बोले बच्चा तू इलेक्ट्रॉन त्याग दे और स्वयं अपचयित हो जाए, यानी खुद आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। ठीक है, थोड़ा आप समझोगे तो चीजें क्लियर होगी, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। D4 श्रेणी क्या है बच्चों? जैसे आपको पता है कि डी ब्लॉक यानी 3D श्रेणी आपका ये होता है, पहला होता है आपका स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, तो ये आपका D1 है, फिर टाइटेनियम है, फिर आपका बच्चों वेनेडियम है, तो ये D3 हो गया, D4 हो गया। ठीक है, और इसके बाद बच्चों ये आपका D3, ये D2, D3 फिर D4, इसमें से आपका क्रोमियम आता है। ठीक है, D4 में क्रोमियम है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि ये D4 शब्द कहां से आ गया। नहीं, लोगों के मन में सबसे ज्यादा डाउट होता है कि सर ये D4 क्यों लिखा गया। D4 D10 मतलब आपका D1 D2 ऐसे करोगे तो हर एक श्रेणी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे 3D श्रेणी में डी ब्लॉक को कितने भागों में बांटा गया है, 3D, 4D, 5D, 6D, और सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि आप समूह की बात करोगे तो 10 समूह होते हैं बच्चों। तो चौथे समूह में क्रोमियम की बात की जा रही है। क्रोमियम 2 पॉजिटिव का मतलब है इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है और उस स्थिति में अपचायक है। अपचायक का मतलब दूसरे को अपचयित कर देता है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रेरित करता है और खुद आक्सीकृत होता है मतलब खुद इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अपचायक का मतलब दूसरे को अपचयित करेगा तो स्वयं आक्सीकृत होगा, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन त्यागने की इसमें क्षमता है। ठीक, दूसरा, जबकि मैग्नीज प्रबल आक्सीकारक है। प्रबल आक्सीकारक मतलब दूसरे को आक्सीकृत करता है, स्वयं अपचयित होता है तो स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अब इसको समझने के लिए आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना पड़ेगा। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे? जैसे मैं बात करता हूं क्रोमियम की, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3D5 4s2 4s1। ठीक बच्चों, इसके बाद जब हम मैग्नीज की बात करते हैं, Mn की बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा 3D5 4s2। जब ये बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहां से त्यागेगा इलेक्ट्रॉन, यहां से नहीं। सबसे पहली बात इसके कारण बच्चों, क्योंकि इससे ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले रखा है। ठीक है, ये ऑलरेडी इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसमें केवल और केवल इसी में से जाएगा, खत्म कहानी। इसी में से भाई, इसमें क्या है, इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, लेकिन इसमें इसी बस में से जाएगा। तो ये अधिक स्थायी है। क्या बच्चों, अधिक स्थायी। थोड़ा पहले समझो आप लोग, अधिक स्थायी। यदि इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला भी गया तो ये स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, और इलेक्ट्रॉन खींच सकता है इसलिए अपचयित हो जाता है और ये आक्सीकारक का व्यवहार दर्शाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं बच्चों। ऑलरेडी इसके 3D4 होने चाहिए, 3D4 होने चाहिए ना, लेकिन 3D5s का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर रखा है और फिर 1 इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा तो फिर उसके पास और कमी आएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। इस कारण से इस पर आक्सीकृत होने की क्षमता है, इसलिए दूसरे को अपचयित कर देता है, जबकि ये दूसरे को Mn जो है आक्सीकृत करता है। यानी Cr जो है अपचयित करते हैं इसलिए अपचायक है, और आपका Mn3 पॉजिटिव में ये आपका आक्सीकारक हो जाता है। इसका उत्तर लिखना होगा तो लिख लेना, Cr2 पॉजिटिव जो है अपचायक प्रकृति का होता है। इसका विन्यास D4 से D3 अर्धपूर्ण T2G कक्षकों का स्थायी विन्यास परिवर्तन होता है। अन्य शब्दों में Mn3 पॉजिटिव आक्सीकारक प्रवृत्ति का है, जिसका विन्यास D4 में D5 है, D4 से D5 अर्धपूर्ण T2G से Eg कक्षक का स्थायी विन्यास में परिवर्तन होना है। कुल मिलाकर बच्चों, यदि मैं बात करूं क्रोमियम की, तो क्रोमियम का D4 होता है, लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो D3 में परिवर्तित होता है, क्योंकि भाई D से इलेक्ट्रॉन जाता है, एक S का गया, एक क्रोमियम के D से गया तो D3 बन गया, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। लेकिन वहीं पे यदि हम मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज में D4 से D5 में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है स्थायी विन्यास के लिए।
ठीक है। इस कारण से बच्चों ये आपका जो क्रोमियम होता है अपचायक होता है और आपका मैग्नीज जो होता है वो आक्सीय कारक प्रवृत्ति का होता है। ठीक, इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया और ऐसे ही हम मोस्ट क्वेश्चन के और भी लेक्चर लाएंगे। बिल्कुल आप लोग पढ़ते रहिए, बेहतर रूप से तैयारी करते रहिए। मेरा टारगेट रहता है बच्चों कि आप लोग बेहतर रूप से पढ़ें और आप लोगों का अच्छा तरीके से तैयार हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी कर दें बच्चों। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।